देखिए हम लोग पढ़ लिए थे आपका थिक वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसका डेरिवेशन करना है। समझ में आए बात को? देखिए सोलेनोइड क्या होता है उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो सोलेनोइड जो है आपका इस तरह का एक स्ट्रक्चर, स्प्रिंग के लाइक का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। और जब इसमें करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और करंट वायर अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और याद कीजिए डायरेक्शन निकालने का तरीका फिर से हम समझ लेते हैं यहाँ पर एक बार, उसके बाद वहां देखेंगे। अगर करंट वायर ऐसा जा रहा है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना वहां पर एक लाइन ले जाइए आप, और इसको वेक्टर मतलब करंट से उधर की ओर एक वेक्टर ले जाइए। ठीक है? और करंट के डायरेक्शन का वेक्टर ये हुआ। ऐसा नहीं है, करंट का डायरेक्शन का वेक्टर ये हुआ। आपको क्या करना है, आई डी एल इसको कहते हैं और आर इसको कहते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर जाइए। तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यदि क्लॉकवाइज है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वायर के इस तरफ सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और अगर इधर निकालना चाहते हैं तो इधर से एक वेक्टर दिखाइए, ऐसे आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर इधर हो गया। अब करंट एलिमेंट मतलब फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर जाइए। ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यहाँ पर डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे निकाला जाता है। जैसे कोई कह दे आपको कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर इधर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। कुछ मत सोचिए, इधर एक वेक्टर जाएगा, ऐसा सोचिए करंट एलिमेंट का करंट के डायरेक्शन में आगे जा करके उसके तरफ घूमिए। ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इधर डॉट होगा। मतलब यहाँ पर बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा तो इधर क्रॉस होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। एक और ट्रिक है, उस ट्रिक को समझिए। करंट का डायरेक्शन जिधर हो उधर पेन का डायरेक्शन करके उधर अंगूठा कर दीजिए, यानी अंगूठा के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मानिए। और जिधर उंगली, अब चारों उंगली को बेंड कीजिए, जिधर उंगली बेंड होकर के नीचे जाएगा वो आपका कहलाएगा क्या? डाउनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्शन बताने के लिए तैयार हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या तैयार हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि देखिए करंट वायर इधर था, इधर से ऐसे रोटेट कर दिए तो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड वहां हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो रहा है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और अगर करंट वायर लूप बना ले किसी तरह का और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवार्ड होगा। क्या होगा? अपवार्ड होगा। और यदि क्लॉकवाइज है तो क्रॉस यानी बोर्ड के अंदर जाएगा। देखिए दो ही तरफ से हो सकता है, या तो सीधा वायर हो गया तो लूप होगा। और लूप सर्कुलर ही होना जरूरी नहीं है, अगर ट्रायंगुलर लूप है तो भी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपवार्ड ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। इन सभी बातों को ध्यान से समझ लीजिए और तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बहुत आसान हो जाए। देखिए हम दो दो मेथड बता दिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर निकलता कैसे है ना। यहाँ पर भी देखिए अगर आप जो उंगली बेंड करता है ना वो डायरेक्शन पहले दिया रहे उसके लॉन्ग ले जाइए। तो देखिए यहाँ से ऐसे बेंड कर रहा है तो अंगूठा क्या बता रहा है? ऊपर की ओर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसे जा रहा है तो अंगूठा किधर हो गया? नीचे की ओर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्रॉस होगा। यहाँ पर देखिए अंगूठा होगा करंट का डायरेक्शन, अंगूठा सीधा है तो जो सीधा होगा उसके तरफ, और ये उंगली बेंड करता है तो बेंडिंग की तरफ। देखिए अंगूठा की तरफ करंट का डायरेक्शन ले जाइए, इधर ये इधर बेंड करने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो देखिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे आप बनाइए, है ना, आपकी मर्जी, है ना। तो यहाँ पर देखिए
मैं जो करंट दे रहा हूं उस करंट की बात कीजिए, ठीक है, जो मैं करंट दे रहा हूं उस करंट की बात कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। तो देखिए करंट की अगर बात कीजिएगा तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर जो है आपका क्लॉक वाइज करंट है, क्या है, क्लॉक वाइज करंट है। देखिए इधर से जाएगा तो घड़ी की दिशा में करंट घूम रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर घुसेगा, क्लॉक वाइज में अंदर जाता है, एंटी क्लॉक वाइज में बाहर आता है। इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा जो इस तरह से स्ट्रेट होगा, और उसके बाद इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा जो ऐसा होगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा जो ऐसा होगा। हम तीन ही को दिखा रहे हैं, इधर से एंट्री मारेगा उधर से बाहर निकलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलनॉइड के चलते, यानी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके चलते यही होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा ऐसे सीधा और तुरंत बेंड करेगा, फिर बाहर से ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टेंजेंट के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स लाइन उस तरह से नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ जस्ट सोलेनॉइड के जस्ट आउटसाइड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा, या जीरो कह सकते हैं। सुन के याद कर लीजिए, लिखेंगे नहीं। जस्ट आउटसाइड सोलेनॉइड, क्यों, अगर ये सोलेनॉइड है तो ध्यान समझिए, यही स्प्रिंग है, मान लिया मेरा हाथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सीधा आएगा पेन के जैसा, तो ये बेंड होकर के जाएगा बहुत दूर से। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा टर्न रहेगा उतना ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना ज्यादा होता है किसी भी पॉइंट पर, उसका वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है। मान लिया कि इतने ही दूर में 3 लाइन है, इतना दूर में 3 लाइन है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगा बी का। तो बी का इंटेंसिटी कम होगा, तो जितना ज्यादा टर्न डालिएगा इसमें उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा। अब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड घुसेगा तो बताइए ये कितना बड़ा एरिया, बहुत छोटा एरिया है, 1 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर, यही सब होगा एरिया इसका, होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए इतना एरिया में मान लीजिए कि टर्न बढ़ा दिए 1000, तो 1000 लाइन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें। अब 1000 लाइन इतने ही दूर में है, और इसके लिए बाहर से लूप बनाने का एरिया जो है पूरा रूम आपका खाली है, या कह सकते हैं यहाँ से लेके चांद तक खाली है। तो बताइए इसके रिस्पेक्ट में जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलनॉइड, तो उसके रिस्पेक्ट में जस्ट बाहर क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, या तो जीरो ही होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। यानी पहला पॉइंट ये ध्यान देना है, क्योंकि ये सब बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, उसमें दिमाग खराब होगा आपका। तो इसका मतलब जस्ट आउटसाइड सोलनॉइड के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। और ऐसा मत सोचिए कि इधर हुआ जीरो तो इधरो जीरो होगा, क्योंकि मैंने कहा कि यदि ये सोलनॉइड है तो सोलनॉइड के इस पॉइंट पर भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, बाहर चारों तरफ जीरो होगा, लगभग जीरो होगा। अगर कोई स्ट्रिक्टली पूछे तो कहिए नहीं लगभग जीरो होगा, ऐसे आप जीरो मान सकते हैं। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, देखिए वहां पर देखिए करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो अगर सोलनॉइड का लूप इसी तरह से, स्प्रिंग का लूप आपको दिखता होगा इस तरह से, तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से दिखता होगा तो कैसा दिखेगा करंट, यहां से अगर करंट क्लॉकवाइज में एंट्री मारेगा तो ऐसे जाएगा करंट, और फिर अगला टर्न में इसी तरह से ऐसे जाएगा, अगला टर्न में फिर घूमते हुए ऐसे जाएगा। मतलब कहने का मतलब हर एक टर्न में सिमेट्रिकल पोजीशन पर अगर देखिएगा तो करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को, करंट जो घूम रहा है सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सिमिलर जाएगा कि नहीं, ये देख लीजिए ध्यान से। क्योंकि करंट जब घूम रहा है इस तरह से और लूप में जा रहा है आगे, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल पोजीशन पर करंट का डायरेक्शन सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। इतना बात समझ में आ गया, बोलिए गौरव। यस सर। चलिए तो समझ में आ गया, तो एगो बात पूछते हैं, अगर करंट दो जगह पैरेलल हो जाए, ऐसा क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए,
और चूंकि एक ही करंट आई सब में जा रहा है, वही घूमते घूमते जा रहा है। हम तो इस सिचुएशन की बात करें, यहाँ पर ऐसे गया होगा, यहाँ पर ऐसे गया होगा, यहाँ पर ऐसे गया होगा, तो सब जगह ऐसे लाइन पैरेलल ऐसे दिखेगा। अगर छोटा सा पार्ट को व्यू कीजिएगा तो सब में करंट भी आई होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस वायर के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर पहला वायर के चलते इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर? आप लोग बोलिए। अभी डायरेक्शन सिखाए थे, बोलिए जल्दी से। ये करंट वायर के चलते इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बोलिए अंदर गौरव। जाएगा। अंदर जाएगा, जाएगा वेरी गुड। अंदर जाएगा तो क्रॉस लिख दें ऐसे। तो ये सेकेंड वायर के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो बाहर। बाहर होगा, वेरी गुड। चलिए अब इस वायर के चलते जो पूछ रहे हैं, इस वायर के चलते यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? फिर अंदर। एकदम अच्छी बात है। इस वायर के चलते यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? बाहर। सर। अब बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम है तो इफेक्ट भी मैग्नेटिक फील्ड का सेम हुआ। ये प्लस ये माइनस ऐसे ऐसे हो गया, मतलब एगो ऊपर एगो बाहर हो गया। तो ये रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेहतर क्वांटिटी है। इसका मतलब सीधा कंसेप्ट ये समझिए फिर से फिगर में, ये जो दो लूप के बीच का ये गैप है ना, इस गैप, ये गैप, इस गैप में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो सिर्फ कहाँ होगा? ये अंदर जाएगा ऐसे, वहां पर होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ ऐसे जाएगा, इस पोजीशन पर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा आपका? जीरो होगा। तो इस दोनों पॉइंट को लिखना अति आवश्यक है। लिख देना कि छोड़ दें? आपने से वीडियो देख के फिर लिख लीजिएगा। लिख दीजिए सर। लिख दें, चलिए ठीक है। तो पहला पॉइंट में तो यही लिखेंगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सोलेनॉइड इज जीरो और नेग्लिजिबल नहीं, जस्ट आउटसाइड। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? गैप बिटवीन टू लूप, गैप बिटवीन टू लूप ऑफ सोलेनॉइड gap between two loop of solenoid, magnetic field cancelled out आणि वहां भी जीरो हो गया। गैप बिटवीन टू लूप ऑफ सोलेनॉइड, हम शुद्ध भाषा लिखे हैं ना, बिहारी भाषा देख लीजिए ध्यान से। तो अब देखिए इसके बाद हम सोलेनॉइड का फिर से फिगर बना रहे हैं। उस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर से फिगर सोलेनॉइड का बना रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं बना रहे हैं, फिर से बनाएंगे। लेकिन जो फिगर बनाएंगे ना उसको जरा ध्यान से देखिएगा हम कैसा फिगर बना रहे हैं। ये भी सोलेनॉइड का फिगर है, देख लीजिए ध्यान से। ये भी सोलेनॉइड का फिगर है और सभी जगह यहाँ पर डॉट है, सभी जगह यहाँ पर डॉट है और सभी जगह यहाँ पर क्रॉस है। और जितना डॉट ऊपर होगा उतना ही क्रॉस नीचे भी होगा। मैं बात बोल दिया हूँ, अब गिन के तो हम बनाए नहीं है, लेकिन हर हाल में जितना डॉट ऊपर होगा उतना ही क्रॉस नीचे होगा। जानते क्या किए हैं?
ये जो सोलनॉइड था ना ऐसा, ये सोलनॉइड ऐसा, उसको बीचों बीच ऐसे कट कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तब 2 पार्ट में डिवाइड किए तो आपके तरफ से जो पार्ट दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, क्योंकि उसको काट दिए हैं सीधा। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है घूम रहा था करंट ऐसे ऐसे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगेगा कि ऊपर जा रहा, सॉरी करंट कैरिंग वायर जो करंट घूम रहा था इसमें सोलेनॉइड में ऐसे ऐसे, तो कट कर देंगे तो इस पोजीशन पर क्या लगेगा, करंट ऊपर आ रहा है, फिर इस पोजीशन पर नीचे जाएगा। फिर आप फिगर क्या अलग कर रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं। फिगर किधर से ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं, इधर से साइड से नहीं ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं। तो हमको तो लगेगा कि करंट वायर यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ अंदर जाएगा, यहाँ बाहर निकलेगा, यहाँ अंदर जाएगा, यहाँ से करंट वायर बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा। वही वाला चीज यहाँ दिखाए हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पिक्चर ऊपर से लिए हैं। तो सोलेनॉइड का फिगर यही है सोलेनॉइड का फिगर। लेकिन करंट जब ऐसे जा रहा था तो यहाँ पर क्या होगा, करंट बाहर की ओर आएगा और यहाँ से करंट अंदर की ओर जाएगा, ऐसा व्यू होगा। तो कई सर ऐसा पिक्चर क्यों बनाए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं। उसको अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं आप लोगों को, केवल उस पिक्चर को कि देखिए एनसीईआरटी बुक, तो कंफ्यूज मत कीजिए। अब यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है वहां पर भी, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पर जा भी रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देख लीजिए ध्यान से, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को। और यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप बना रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एम्पेरियन लूप ले रहे हैं जिसको रेड कलर से बना रहे हैं, ये रेड कलर से बना रहे हैं, एम्पेरियन लूप ले रहे हैं, एम्पेरियन लूप ले रहे हैं। एम्पेरियन लूप ले लिए हैं रेड से जो बनाए हैं, और इसका नाम P Q R S नाम रख दिए हैं एम्पेरियन लूप का, अपने हिसाब से लिए एम्पेरियन लूप। लेकिन जरा गौर कीजिए, जितना लेंथ ये होगा यहां से यहां तक, तो एम्पेरियन लूप की भी लंबाई L होगा, सोलेनॉइड की भी लंबाई L होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि L जो है वह लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। L जो है लेंथ ऑफ क्या है, सोलेनॉइड है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न की संख्या जो है, कितना टर्न लपेटे थे उसका संख्या N, कैपिटल N से मान रहे हैं। यह है नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड। देख लीजिए, अब जरा गौर कीजिएगा, हम लोग लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ PQ, PQ के लिए लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, P से Q तक का लाइन इंटीग्रल। और स्ट्रेट अगर हो तो लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला होता था BL cos थीटा, याद कर लीजिए, BL cos थीटा। BL और cos थीटा, थीटा क्या होता था, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो वायर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल, यानी लेंथ और बी के बीच का एंगल। तो लेंथ इधर गया, हम P से Q की ओर गए हैं, और B भी उधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, cos 0 डिग्री। यानी कि यहां से फॉर्मूला आ गया BL। उसी तरह से हम लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं QR का। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ QR बराबर क्या होगा, तो देखिए BL cos 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि L अब की बार इधर है और B उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये देख लीजिए ध्यान से, 90 डिग्री नहीं है, तो 0 हो गया, उधर वाला पार्ट 0 हो जाएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका निकालें भाई, RS का निकालते हैं। तो ये 0 क्यों होगा,
क्योंकि सोलेनोइड के जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। ये सोलेनोइड के बाहर वाला पॉइंट है, तो आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो 0 इंटू एल इंटू कॉस कुछ भी लीजिए, उससे क्या मतलब है, 0 तो उसको होना ही है। यहाँ पर एसपी वायर का निकालिए तब ना पूरा लूप का निकलेगा, एसपी वायर का निकालिए तब बी एल कॉस 90 होगा। यानी कह सकते हैं टोटल लाइन इंटीग्रल जो हो गया, टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप इक्वल टू होगा सिर्फ बीएल हो गया। देख लीजिए ध्यान से, सबको जोड़ दिए, टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या, पी क्यू आर एस एम्पेरियन लूप, बीएल हो गया। एकदम सीधा सीधा बात समझ लीजिए। अब इसके बाद जरा गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। करंट इनसाइड एम्पेरियन लूप निकालना चाहते हैं, टोटल करंट इनसाइड एम्पेरियन लूप कितना होगा। तो देखिए एम्पेरियन लूप को कंफ्यूजन हो गया है, कैसे, ऐसे तो इसमें करंट आ ही दिए थे, इस सोलेनोइड में करंट आ ही दिए थे, लेकिन व्यूइंग में इसको दिख रहा है ना कि इसके अंदर करंट घुस रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब आई 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 कितना बार, n बार। अगर n टर्न है तो n बार इसको दिखेगा, इसलिए इसको समझ में आएगा कि करंट कितना है, ni है, कितना है, ni है। अब जो इसको समझ में आएगा वही काम होगा यहाँ पर। अब बाई एम्पियर सर्किट लॉ क्या लिखिएगा, आप खुद सोचिए, बाई एम्पियर्स सर्किट लॉ होता था बी डॉट डीएल, ऐसे होता था ना, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड एम्पिरियल लूप। बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, इसका तो जानते हैं, इसको कहते हैं टोटल लाइन इंटीग्रल, इसी को कहते हैं। और हम टोटल लाइन इंटीग्रल पहले निकाल चुके हैं कि बीएल है, तो यानी कि बी एल इक्वल टू जो होगा वो म्यू नॉट, और करंट जो टोटल है वो एन आई है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई बटा एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। इसी फॉर्मूला को लिखा जाता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। यानी कि यहां पर समझ लीजिए ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, लेकिन आपको तो पता ही चल गया हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ n जो होगा स्मॉल n, इस सोलेनोइड के केस में नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ ऑफ सोलेनोइड होता है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, बस समझिए लेंथ ऑफ क्या होता है, सोलेनोइड होता है, n का फॉर्मूला, ये म्यू नॉट एन आई आ गया। बोर्ड पर दिख रहा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रियांशी, कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। स्लो नहीं आपको, गौरव यस सर, क्या डाउट है बोलिए। कोई डाउट नहीं है सर। चलिए कोई डाउट नहीं है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए ध्यान से, तो मेरी बात को समझिए। ये फार्मूला जानते कहाँ के लिए डिराइव किए हैं, सोलेनोइड के अंदर के लिए, इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव हुआ है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। जस्ट आउटसाइड देखिए फील्ड बाहर निकल करके फैलने लगा था, तो एट इंड ऑफ सोलेनोइड का जो फार्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो फार्मूला लाए हैं उसका आधा होगा। ये बात को याद कर लीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं।
हम ये कहना चाह रहे हैं, अब बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको हर हाल में कि जो सोनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किए है ना, वो जो फॉर्मूला है आपका, वो कहाँ का है वो समझ लीजिए बात अच्छी तरह से। इंड का है। कहाँ का है? इंड का है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो सॉरी, अंदर का है। तो इंड के लिए एट इंड ऑफ सोलेनोइड क्या होगा, यही लिख देते हैं, एट इंड ऑफ सोलेनोइड। एट इंड ऑफ सोलेनोइड का जो फॉर्मूला होगा, बी बराबर वो म्यू नॉट एन आई ही होगा, लेकिन उसका हाफ होगा वैल्यू। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है पहले इस पर। ठीक है, बात समझना गया? देख लीजिए ध्यान से, यही आपका सिलेबस में है। देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन यहाँ घट रहा है, वो आपको याद करना है। एक्चुअली क्या है ना, आपके सिलेबस में रियल डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। इसका रियल डेरिवेशन थीटा एंगल में आता है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना, इसीलिए उसकी बात हम डिस्कशन नहीं किए उन सब चीजों का। ठीक है, क्योंकि आपको अभी जो पढ़ना है सब आइडियल कंडीशन में थ्योरी पढ़ना थी इसका, इसीलिए आप लोग को साथ थोड़ा सा धोखा हो जाता है पूरा कंसेप्ट में। ठीक है, तो कहने का मतलब उसका डेरिवेशन और ले दिया दूसरे तरफ, लेकिन आपके सिलेबस में यही डेरिवेशन पढ़ना। हम तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, लेकिन ये चीज को इसलिए बता दिए हैं क्योंकि एक बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है और वो लिखे हुए है कि एट एंड पर हाफ होता है, तो यहाँ पर इसलिए हाफ हो गया। इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। कोई परेशानी है तो बोलिए अब। नो सर। तो आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो इसके बाद जो है टोरॉइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टोरॉइड। क्या पढ़ना है? टोरॉइड। टोरॉइड सोलेनोइड के जैसा ही टोरॉइड है, लेकिन यहाँ क्या करना है, सोलेनोइड जो था ना, लंबा लंबा सोलेनोइड था, उसको दोनों इंड पकड़ के एक जगह ऐसे घुमा के ले आइए। दोनों इंड पकड़ के ये ऐसे घुमा दीजिए ऐसे। तो जब घुमाइएगा, तो इस पिक्चर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। बात समझ लीजिए इसी तरह से, इस पर पिक्चर से आप परिचित हैं पहले से। ऐसा दिखेगा ये पिक्चर, बड़ा अच्छा दिखेगा ये। कोई हड़बड़ी में पिक्चर में बनाइए, आसानी से बनाइए, ऐसा दिखेगा ये। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होगा, अगर करंट डाले हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे घूमेगा। रेड वाला जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे घूमते जाएगा, इसमें बाहर निकलने की कहीं संभावना ही नहीं है, इसी में सिर्फ घूमते रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन। ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है, जितना ज्यादा टर्न रहेगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन यही होगा, और तभी सेंटर ऑफ टोरॉइड होगा। और जो रेड लाइन से खींच रहे हैं, ये रेड से रेड मिला रहे हैं, ये रेडियस ऑफ टोरॉइड होगा। क्या होगा? रेडियस ऑफ टोरॉइड होगा। करंट आई डाले हैं इसमें, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर एन जो है आपका, वो नंबर ऑफ टर्न है, और आई जो है वो करंट है। क्या है? करंट है। करंट इन टोरॉइड कह सकते हैं उसको आप सिंपल सी भाषा में, एन आई को। अब देखिए इसके बाद फिर से उसी तरह से, तो बाई एम्पियर सर्किट लॉ, सर्क्यूटल लॉ आप लिखिएगा, बी डॉट डी एल
का इंटीग्रेशन क्लोज लूप का म्यू नॉट आई। देखिए आर जो है यहाँ पर वो रेडियस ऑफ सोलेनोइड है या रेडियस ऑफ एम्पेरियन सर्कुलर लूप है, यानी आर जो है वह रेडियस है ऑफ टोरॉयड और सर्कुलर एम्पेरियन लूप, सर्कुलर एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप है ये। ये क्या है मतलब सर्कुलर एम्पेरियन लूप है। तो आप बताइए लूप का लेंथ जब लीजिएगा, यहाँ लेंथ स्केलर फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है, तो बी इंटू 2πr होगा और म्यू नॉट होगा, और करंट टोटल करंट जो होगा फिर से जितना नंबर टर्न है उतना ही करंट इसको दिखाई देगा जैसे वहां निकाले थे, तो एन आई हो जाएगा। तो बी का फॉर्मूला यहाँ भी आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2πr, या इस फार्मूला को भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, दोनों का फार्मूला सेम ही है देख लीजिए। लेकिन कहिए कि तब सर दोनों फार्मूला सेम कहाँ है, नीचे तो यहाँ 2πr है, तो आपको इतना तो ध्यान और दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि यहाँ जो n है वो क्या है। अब देख लीजिए ध्यान से, n जो यहाँ पर होगा आपका हर हाल में वो क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए। तो उस बात को जब समझ लीजिएगा तो n जो है आपको नंबर ऑफ टर्न बाई लेंथ है, तो लेंथ तो 2πr ही यहाँ पर होगा ना, दूसरा लेंथ कहाँ से आएगा। आप समझ सकते बात को, लेंथ यहाँ पर हर में 2πr ही आएगा। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, क्या समझ लेना है एक बात और, तो देखिए ध्यान से जब समझिएगा तो टेंशन, इसलिए पहले नहीं मिटाए थे इधर क्योंकि उसी से यूज से यहाँ क्वेश्चन डेरिवेशन हो रहा था। देखिए सम टाइम क्वेश्चन में क्या देगा, एक रेडियस अंदर का देगा, टर्म का जो सबसे पहला टकराया रेडियस वो अंदर वाला यहीं से वो r1 देगा, और दूसरा रेडियस देगा एकदम बाहर से जो टकराए, एकदम बाहर से जो टकराए यहाँ से, वो रेडियस r2 दे देगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे कहीं भी तो r बराबर होगा r1 प्लस r2 बाई 2, ये बात सब नोट पॉइंट में सबको ध्यान से लर्न कर लेना है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सभी जगह सेम होगा, बट यहाँ पर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और जस्ट बाहर में भी 0 होगा, सिर्फ लूप के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड घूमता रहेगा टोरॉइड में। इतना सारा कॉन्सेप्ट टोरॉइड का था, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। और कोई परेशानी है तो बोलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का मेनली फार्मूला क्या है वो आपको समझ में आया, बात ध्यान से कितना याद करना है। मैग्नेटिक फील्ड में एक आपका सर्कुलर रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट पर, उसी से सेंटर ऑफ रिंग पर आ जाएगा, आर्क आ जाएगा। स्ट्रेट वायर के चलते निकालना था, फिर थिक स्ट्रेट वायर के चलते यहाँ पर डिराइव हुआ था एम्पेरियन लूप में, और तीसरा सोलेनोइड के चलते, और चौथा टोरॉइड के चलते। बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद करना है, ये सोच लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैट से कम फॉर्मूला है, दिमाग अगर लगाइएगा तब, और नहीं लगाइएगा तो फिर ज्यादा हो ही जाएगा। बात आगे बढ़ाएं, देख लिए बात समझिए अच्छी तरह से। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट वायर। पैरेलल करंट वायर में फोर्स कितना लगता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट वायर, पैरेलल करंट वायर के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट वायर।
बात समझिए अच्छी तरह से। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट वायर, तो दो वायर लेते हैं पैरेलली, यहां ले लिए हैं। एक में करंट है जो I1 है और दूसरे में जो करंट है वह I2 है, और दोनों पैरेलल वायर के बीच का डिस्टेंस है जो D है आपका। तो जरा गौर से समझिएगा, हम यहाँ क्या करना चाहते हैं। I1 जो है वो करंट है इन फर्स्ट वायर, I2 जो है करंट है इन सेकेंड वायर, ठीक है। D जो है डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल वायर, पैरेलल वायर। बात समझ लीजिए इसी तरह से, डिस्टेंस जो है वो पैरेलल वायर के बीच का है। आपको सबसे पहले एम क्या होना चाहिए वो सोचिए, आपका एम क्या होना चाहिए। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका, हम एक लाइन में फोर्स का डेरिवेशन कर देंगे, देखिए ध्यान से कैसे। सबसे पहले यहां से लिखते हैं, हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट इन द रीजन ऑफ वायर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहां पर है, हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर फर्स्ट इन द रीजन ऑफ वायर सेकेंड। आने की वायर फर्स्ट के द्वारा वायर सेकेंड की तरफ रीजन निकालना, मैग्नेटिक निकालना, यानी B12। तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रेट वायर है, पैरेलल वायर है, मिनट बटा 4 पाई होगा, ट्वाइस I1 बाई D होगा, और डायरेक्शन क्रॉस होगा। इसके चलते स्ट्रेट वायर के चलते, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफिनिटी लॉन्ग है, तो आप खुद सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो होता है, और इस डायरेक्शन में है, तो इसके चलते जब यहाँ निकाले हैं तो क्रॉस डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का सब जगह। अब इसकी बात को भूल जाइए, आप ये सोचिए फोर्स ऑन करंट वायर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लोरेंज का फॉर्मूला। आने की फिर से पार्ट लिखिए, फोर्स ऑन करंट वायर, फोर्स ऑन करंट वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ILB होता है, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। ILB साइन थीटा ऐसे होता है, लेकिन साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन इधर है। अब यानी कि फोर्स ऑन वायर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट क्या होगा, तो I किसका लिया जाता था, करंट इन वायर का, तो हम फोर्स इस पर निकाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल चुके हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ आ गया मेरा, लेकिन फोर्स इस पर निकालना है तो लिखेंगे I2 इंटू L, और B ये वाला यूज होगा, मिनट बटा 4 पाई ट्वाइस I1 बाई D, यानी फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो म्यूनट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 I2 इंटू L बाई D। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से, यानी कि इसके द्वारा इस पर फोर्स क्या होगा वो निकला, और डायरेक्शन निकालिए कि क्या होगा फोर्स का। तब फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आप IL क्रॉस B लेते थे, याद कीजिए, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए IL क्रॉस B लेते थे, याद कीजिए लोरेंज फोर्स में। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस है, यानी नीचे है, इसका मतलब डॉट है, मतलब माइनस के है, माइनस के है, और ये करंट का डायरेक्शन है J में, तो आप लिखिएगा J क्रॉस माइनस के, क्या हो गया, -I। -I का मतलब इस पर जो फोर्स लगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, इस पर फोर्स लगा F21 इधर हो गया,
यानी टुवार्ड्स लेफ्ट, क्या हो गया, टुवार्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब आप समझ लीजिए बात को ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। मतलब इसके द्वारा इस पर फोर्स निकाले तब फोर्स का वैल्यू ये आया और इधर इसको खींच रहा है। अब मेरा मन कर रहा है ना इसके द्वारा इस पर फोर्स निकाल दे, तो आप लोग अंदाजा लगाइए क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फोर्स का वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, दिमाग लगाइए, सोच लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो सेम होगा कि अलग होगा मैग्नीट्यूड, चलिए हम ही बता देते हैं सेम होगा। क्यों सेम होगा वो सोच लीजिए। अब इसके चलते हम मैग्नेटिक फील्ड लिखिएगा तो इस फार्मूला में केवल I2 आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके चलते इधर डॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। अब फोर्स निकालिए तो ILB, तो अब की बार यहाँ जो करंट है वो I1 हो जाएगा और सब गुना कीजिए तो फिर से यही फार्मूला आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अब की बार उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब की बार इसके चलते डॉट मैग्नेटिक फील्ड है और वहां क्रॉस था। इसका मतलब इस पर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन 1/2 होगा, जो ये होगा। इसका मतलब क्या समझे आप, पैरेलल करंट वायर अट्रैक्शन शो करेगा कि रिपल्सन, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन शो करेगा। यानी तब तो हम लिख सकते हैं यहाँ हर हाल में कि टू पैरेलल करंट वायर अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, देख लिए यहां से लिख सकते हैं टू पैरेलल करंट वायर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचेगा। और अगर एंटी पैरेलल करंट वायर रहेगा तो क्या होगा, टू एंटी पैरेलल, हाँ एंटी पैरेलल करंट वायर रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। एनी प्रॉब्लम, देख लीजिए अगर है तो बताइए। और ये सब फार्मूला को याद ज्यादा नहीं कीजिए, बार बार ड्राइव कीजिए, सिंपल है। दो को फार्मूला का ज्वाइंट किया गया है इसमें, आप तो कुछ किया ही नहीं गया है। डायरेक्ट हिट करेंगे इस फार्मूला को तो आपको कंफ्यूजन तो पैदा करेगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमको याद है और F इक्वल टू ILB होता है, सीधा फार्मूला याद हो गया कि क्या करना नहीं करना है। जो देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं था ये सब। अब इसी तरह से पीछे जितना फार्मूला पढ़े ना सभी फार्मूला का यूज कर करके ही आगे डेरिवेशन है। ऐसा नहीं कि अब बहुत कुछ आगे जानना है आपको, सब फार्मूला पीछे का यूज होगा बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए अगर बात की जाए आगे फिर से तो सिंपल एक मैं बात बताता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, इसे लिखते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ इक्वेशन नंबर पहला। और इस मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े हैं μ/4π का वैल्यू 10⁻⁷, ये दूसरा। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कीजिए, आप जब कीजिएगा तो ये μ0 आएगा, आप sin0 आएगा और ये हो जाएगा 9 × 10⁻9/10⁻⁷ इक्वल टू 9 गुने 10⁻16, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड।
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए। तो यहां पर लीजिए 1/μ0 होगा, यहां अंडर रूट लीजिएगा तो 9 × 10⁻16 है, यहां पर आ जाएगा 1/μ0 इक्वल टू 3 × 10⁸। और देखिए स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है ये? स्पीड ऑफ लाइट है, यानी तब तो कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वेव, वेव जो होगा c वो 1/μ0 फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, जेईई मेन, नीट, एडवांस सब इस पर फॉर्मूला पूछ चुका है। वो पूछता क्या है ऐसे, फाइंड, बोर्ड भी पूछ चुका है, डायमेंशन ऑफ μ0 ये दे दिया तो आपको हालत खराब क्लियर रहेगा, क्योंकि μ0 का डायमेंशन निकाल के फिर ε0 का डायमेंशन निकाल के गुना भाग करके निकालने में आप सोच रहे हैं कितना पसीना ही बहाएगा। अगर आपको यहां से ये फॉर्मूला याद है तो कोई पसीना नहीं बहाना आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि μ0 ε0 बराबर 1/c² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ से। c स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन वही होगा जो आप समझ सकते हैं, आप जो चलते हैं उसका, यानी 1/ स्पीड होता है LT-1, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और सब टर्म को ऊपर ले जाइए, इसलिए डायमेंशन ऑफ μ0, अब बोर्ड, बिहार बोर्ड में तो हमेशा पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये सब। देखिए μ0 ε0 इज क्या लिखिएगा, L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L का पावर -2 होगा, T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आपका +2 हो जाएगा, उल्टा। आगे बात समझ में, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। आगे बात समझ में, आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा आगे, आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब इसके बाद की जो बात है अगर उसको समझते हैं तो बहुत सिंपल है। एक है वेलोसिटी सिलेक्टर और टोटल लोरेंज फोर्स। क्या है, देखिए सबसे पहले टोटल लोरेंज फोर्स, आप लोरेंज फोर्स को मैं बार बार पढ़ाता हूं, F = Q/V, यही पढ़ाते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्मेट ये होता है फोर्स का, Q और E + V/V होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को कंबाइन करके जो फोर्स आता है उसको हम लोग कहते हैं टोटल लोरेंज फोर्स। ये वाला बोर्ड एग्जाम में आएगा, स्कूल एग्जाम में आएगा तो ये फॉर्मूला पर टिक मारिएगा, इस फॉर्मूला पर नहीं, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब जब पूछा है लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला लिखिए या कौन सही है तो आपको इसी में टिक मारना पड़ेगा। आया समझ में। अब वेलोसिटी सिलेक्टर की बात कीजिए, वेलोसिटी सिलेक्टर, इसमें क्या है देखिए मैं बताता हूं, इधर से ये है जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये जो है आपका साउथ पोल है मैग्नेट का, इधर ये साउथ पोल है मैग्नेट का। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर हाल में यहां से निकल के ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बात आपको पता है। अगर इसमें हम इधर से कोई चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए हैं, एक चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए हैं, फॉर नो डिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होगा, कंडीशन फॉर नो डिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर नो डिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन नहीं हो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। देखिए जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये फोर्स लगाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये फोर्स लगाएगा, आप फोर्स के अनुसार लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स का, तो क्यू भी क्रॉस बी फिर लगाइएगा। देखिए वेलोसिटी आपको पता है कि आई कैप है, सिंपली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बार बार। मैग्नेटिक फील्ड जो है माइनस जे कैप है, तो यहाँ पर जो हो गया आई क्रॉस जे, ऐसे के होता है लेकिन माइनस के होगा। पॉजिटिव चार्ज है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो लग गया वो किधर लग गया आपका, के में लग गया, और नो डिफ्लेक्शन आने की डाउनवर्ड लग गया माइनस के में। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सभी जगह डॉट रख देते हैं, क्या रख देते हैं, डॉट में, यहाँ पर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इसकी इतने ही रीजन में, जितना रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डॉट में, रेड से जिसको डिनोट किए हैं। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फॉर्मूला फोर्स का फॉर्म डायरेक्शन क्या होगा, तो F बराबर क्यू ई होता है। क्या होता है, क्यू ई होता है। F बराबर क्या होता है आपका, क्यू ई होता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। F इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू ई होता है। तो F बराबर जब क्यू ई है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम के माने हैं, क्या माने हैं, के माने हैं। यदि अब दोनों फोर्स इक्वल निकल जाए तो डिफ्लेक्शन होगा। तो फॉर नो डिफ्लेक्शन के लिए आपको हर हाल में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि क्यू ई इक्वल टू होगा क्यू भी बी, क्यू से क्यू कट गया तो ई इक्वल टू हो गया भी बी। ये हुआ फॉर चार्ज पार्टिकल के लिए। चार्ज पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से जानते हैं नीट एसजेई लगभग ये क्वेश्चन पूछते रहता है इस फॉर्मूला से। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जब फॉर्मूला जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रो मतलब वहां जाएगा तो ई इक्वल टू बी सी लिखिएगा, बी सी, सी से वेलोसिटी होता है इसीलिए बी सी हो गया। क्या हो गया आपका, बी सी हो गया। आने की अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो मैग्नेटिक फील्ड तुरंत मान लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया तो स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। और यही निकालने के लिए नीट जेई पूछते रहता है, क्वेश्चन में जरा देख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, फिर आगे इसका डिस्कशन करेंगे डायरेक्शन वगैरह का, यहाँ पर फिलहाल इतने ही है। तो वेलोसिटी सेक्टर में फॉर नो डिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देना है हर हाल में, एट एनी कंडीशन। इस बात को समझ लीजिए। कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं ना। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं जो, ठीक है। यहां तक में कोई कष्ट है तो बोलिए। फार्मूला ई बराबर बी सी हो गया एक, उसको याद करना है, समझना है। वेलोसिटी सेलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए हर हाल में। देख लीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से। सर ये एक E इज सिंपल इक्वल टू BC वाला फिर से बता दीजिए ना। इक्वल टू बी सी, वेलोसिटी के बदले जब स्पीड ऑफ लाइट से फेंकिएगा तो वेलोसिटी के बदले सी आ जाएगा। और नो डिफ्लेक्शन के लिए आपको हर हाल में दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, तभी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में वो डायरेक्ट रिलेशन बतलाएगा आपको, आगे इसका यूज भी होगा। देखिए कम से कम फॉर्मूला तो हर हाल में लर्न होना ही चाहिए आगे की बातों को समझने के लिए, और चैप्टर भी सीरीज में ही पढ़ना पड़ता है। अब बताइए इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ करके, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ के, अब अगला टॉपिक हम पढ़ा सकते थे क्योंकि सारा फॉर्मूला तो उसमें यूज होने वाला है। और आपका छठ तक हर हाल में आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, मतलब कि 10 से 12 दिन में, ठीक है। अगला सप्ताह डेली क्लास चलेगा आप लोग का। देखिए
बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम आगे बता देना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सोच के बताइएगा। व्हेन करंट सेटअप इन अ स्प्रिंग और सोलेनॉइड, then length of solenoid, यार स्प्रिंग, the length of solenoid फर्स्ट में सेम, सेकंड में कंप्रेस, थर्ड में इलोंगेट, फोर्थ में नन। देखिए ये क्वेश्चन है मेनली। चलिए बताइए तो आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो कॉम्प्रेस, वाई? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगेगा? से दोनों से वो सेम डायरेक्शन में होगा ना उसका फोर्स का। अच्छा, जब किसी सोलेनॉइड या स्प्रिंग में जब करंट डालेंगे तो करंट जो होगा सब जगह सेम डायरेक्शन में होगा, सिमेट्रिकल पोजीशन पर। नहीं, तो पैरेलल करंट वायर के जैसा बिहेव करेगा। आप पैरेलल करंट वायर क्या करता है? अट्रैक्शन शो करता है, इसलिए जैसे ही स्प्रिंग में सेटअप करिएगा तो समझ रहे हैं ना क्या होगा? कंप्रेस होगा। और ये आप ही के बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में, और नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो व्हेन करंट सेटअप इन स्प्रिंग और सोलेनॉइड, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड या स्प्रिंग जो भी होगा कंप्रेस करेगा। और पहले से करंट सेटअप है, करंट को हटाइएगा तो इलोंगेट करेगा, उसका जस्ट उल्टा कंडीशन होगा। ठीक है, अब देखिए बात समझ लीजिए आगे, है ना? बात समझने की कोशिश करते हैं आगे। इसके बाद जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है, एक टर्म है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो उसको देख लेते हैं। देखिए टर्म है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मोमेंट ऑफ करंट लूप। क्या? करंट लूप। करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको निकालना है, बस इतना ही याद रखिए, करंट लूप का। तो ये भी डिफाइंड टर्म है, ये भी डिफाइंड टर्म है। यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग जो डिनोट करते हैं ना, वो एम से डिनोट करते हैं। क्या जिससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। बात समझ लीजिए। तो एम से जब डिनोट करते हैं तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई एक करंट लूप है, लूप जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लॉकवाइज करंट हो या एंटी क्लॉकवाइज करंट हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ लूप, बात समझिए इसी तरह से। क्या? एरिया ऑफ लूप। अब देखिए, तो m बराबर होगा I इंटू ए फॉर वन टर्न, एक टर्न का लूप रहेगा तब। अब हजारों टर्न का लूप है तो m बराबर हो जाएगा NIA, जैसा आप ले लीजिए, फॉर n टर्न। अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है उसको जानने का बहुत आसान तरीका है। मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर डॉट होगा, क्लॉकवाइज है
क्रॉस होगा। कोई परेशानी है तो बोलिए अब। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से। कोई परेशानी है देख लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, करंट इनटू एरिया। एरिया किसी तरह का हो सकता है, बस इतनी समझ लीजिए आप। देख लीजिए, बातों को समझ लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे लूप में वो भी पता चल गया है। करंट इनटू एरिया है, हर हाल में लूप के चलते ही लेना है, इसलिए पहले लिखा गया है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट लूप, लूप नहीं रहेगा तो डायपोल मोमेंट नहीं होगा। और कोई परेशानी देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। तो अगर ये आप लर्न कर लिए हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा करंट इनटू एरिया होगा, डायरेक्शन भी पता चल गया है, तो एक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाते हैं आपको। क्या चीज का? केमिस्ट्री का, जो आप पहले पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हम उसी का बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा ले लीजिए, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब एटम में तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और चलते क्वांटम नंबर ही पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वैसी की बात कर रहे हैं आप। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर मार रहा होगा, ये न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, और रेडियस जो है यहाँ पर r है दिया हुआ। रेडियस अब क्या है? ऑर्बिट है। रेडियस अब क्या है? यहाँ ऑर्बिट है। तो r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m जो होगा यूज करेंगे क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो रिवॉल्व कर रहा है उसी चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे हर हाल में। देख लीजिए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। आप लोग बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा? का मतलब होता है टाइम टेकन टू कवर वन रिवोल्यूशन। फिर 2 एक पाई आर चक्कर अपॉन v। वेरी गुड, 2 पाई आर अपॉन वी हो जाएगा फट से। नहीं तो देखिए, बाय डिफिनीशन ऑफ करंट क्या होता है? डिफिनीशन ऑफ करंट जो होता है, अगर करंट का डिफिनीशन आप करेंगे तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। अगर इलेक्ट्रॉन एक चक्कर मारा तो चार्ज तो एक ही क्रॉस किया है, और टाइम टाइम पीरियड के बराबर हो गया। यानी यहाँ पर ई भी बटा 2 पाई आर करंट का एक फॉर्मूला होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। ई भी बाई 2 पाई आर करंट का फॉर्मूला होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तब तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हमको निकालने में डर अब नहीं लगेगा। और मैग्नेटिक डायपोल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ म्यू होता है, केमिस्ट्री वाला, वही इसीलिए म्यू लिख दिए हैं, एम नहीं, केमिस्ट्री में म्यू होता है। तो म्यू बराबर होगा करंट इंटू एरिया। तो करंट इंटू एरिया तो लिखेंगे, लेकिन करंट है ई भी बाई 2 पाई आर, और एरिया तो होगा पाई आर स्क्वायर, इसलिए म्यू बराबर क्या होगा वो सोच लीजिए अब आप। म्यू बराबर पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ई भी आर बाई 2 बचेगा। देख लीजिए, अब मास से यदि अपने मन से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो होगा एम भी आर इंटू ई, अब बटा 2m होगा। आपको पता है केमिस्ट्री में एंगुलर मोमेंटम एक वर्ड होता था, एंगुलर मोमेंटम, यस सर। और वह L बराबर होता था mvr। और
एंगुलर मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला L बराबर होता था NH/2 और n का वैल्यू होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, याद कर लीजिए 1 2 3 चालू होता है, दोनों फॉर्मूला हमको लोगों को पता है। तो म्यू बराबर जो हो जाएगा अब की बार E L/2m हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख लीजिए ध्यान से। और अगर आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला केमिस्ट्री वाला रखेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, NH/2 पाई। देखिए ये हो जाएगा EHn 4 पाई m, सारा टर्म कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 4 पाई, केवल n नंबर ऑफ ऑर्बिट है जो वेरिएबल है। आलिक की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करता है। याद कर लीजिए, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है। तो एगो टर्म आ गया बोर मैग्नेट्रॉन, बहुत फेमस टर्म, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका आप लोग का, बोर मैग्नेटॉन। अब याद कीजिए बोर मैग्नेट्रॉन होता क्या है आखिर। तब बोर मैग्नेट्रॉन का नाम शॉर्ट में से बीएम कहा जाता है। केमिस्ट्री में एक जगह यूनिट भी पढ़ते होंगे बोर मैग्नेट्रॉन का, बीएम यूनिट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट ही बीएम होता है। इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम से कम जो मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। तो म्यू का फॉर्मूला देख रहे हैं, सब कांस्टेंट, तो एन का मिनिमम वैल्यू होगा ना, दैट इज कह सकते हैं n बराबर 1 होगा। यानी हाइड्रोजन के एटम में पहला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो बीएम कहलाएगा, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो बीएम बोर मैग्नेट्रॉन बराबर हो जाएगा कितना, EH/4 पाई m। ये कांस्टेंट फार्मूला आ गया जिसको याद कर लेना है, देखिए ध्यान से। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सबका वैल्यू आपको पता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19, 6.626 गुने 10⁻⁻34, 4 पाई 9.1 10⁻⁻31, सभी को गुना भाग कर लीजिएगा ना, तो 1 बीएम का जो वैल्यू आता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है बोर मैग्नेट्रॉन का, वो होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों लिखे, जो पता चला, ये भी फॉर्मूला याद करके रखना, हो सकता है सम टाइम यही पूछ दे आपसे और सम टाइम आपका ये पूछ ले आपसे। देख लीजिए, तब बोर मैग्नेट्रॉन का वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पूछ सकता है आपसे। और बीएम जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसके पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट गुने एरिया पढ़े थे, तो करंट का एम्पियर और इसका मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट। देखिए एक है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये भी पूछ दिया है बहुत बार, रेशियो। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो जानते क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एंगुलर डायपोल मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। आणि म्यू